तो अब यहाँ से एक जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि कोशिश की जाएगी कि आपकी जो बुक फेयर है वो भी निकाला जाए। बुक्स पढ़ने से आप जो हेजिटेट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंग्लिश ऑथर्स, बिकॉज ऑफ योर लो कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज के पता नहीं क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी, सो यू आर हेजिटेंट टू यूज़ द बुक, इंस्टेड यू यूज़ द शॉर्टकट विच आर द नोट्स। लेकिन in order to build the concept, in order to learn the basics and fundamentals of anything, आपको इन बुक्स को रीड करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे फिर अगर आपको इसी कोर्स के दौरान ही बुक से लव हो जाता है तो दैट विल बी ए ग्रेट प्लस, ए ग्रेट पॉजिटिव, कि किस तरह ये बुक में एक स्टोरी बिल्ड की जाती है। और अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो आपको बुक रीडिंग में मज़ा आएगा। तो इसमें देखें थोड़ा सा हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया है कि एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव, we have not yet learned how to use efficiently the seemingly endless supply of free energy provided by the sun, winds and tides। अच्छा, आप मैं सारी रेटिंग की बजाय इनका बता देता हूँ कि बेसिकली उन्होंने यही बात की है जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास सूरज की ये जो सोलर एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा मौजूद है, हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास बायोमास की है, टाइड्स की है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी हो सकती है, लेकिन उनको बहुत कम फीसद पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। वी आर रिलाइंग टू मच ऑन द ऑयल, ऑन द गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी की वजह से जो लोग अपने मतलब कि अपने मुल्क में ये चीज़ें पैदा नहीं करते, जहाँ पे गैस के इतने रेजर्वायर्स नहीं हैं, ऑयल रेजर्वायर्स नहीं हैं, वो उन कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं जिनके पास ये ज़ख़ीरे मौजूद हैं। दैट इज़ वाई दे बिकम पुअरर एंड पुअरर व्हाइल दोज हैविंग लार्ज रेजर्वायर्स बिकम रिचर एंड रिचर। और वो ड्रिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं जो रिच कंट्रीज़ हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में। तो उसकी वजह यही है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर नॉट यूजिंग देयर रिसोर्सेज टू द फुल, टू द मैक्सिमम। उनके पास जैसे अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की बात की जाए तो वी हैव सो मच सोलर एनर्जी बट वी आर यूजिंग ओनली आई डोंट नो, आई मीन 5% और 10% ऑफ दैट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, रिन्यूएबल एनर्जीज उन पर कोई काम नहीं हो रहा। तो वी नीड टू सॉर्ट दैट आउट। अब इन्होंने लिखा 1970s तक तो आराम से चल रहा था जी, ऑयल और गैस से ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट्स बन रहे थे, एनर्जी जनरेट हो रही थी। उसके बाद इन द 1970s a sharp increase in the price of natural gas and petroleum raised the cost of energy several fold and intensified the need to eliminate unnecessary energy consumption। वहाँ पे फिर एकदम वेकअप कॉल मिली लोगों को कि यार वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ा दी। ये वही किया जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने कि यार अब हम इससे मैक्सिमम फ़ायदा भी उठाएं, प्रॉफिट लें, तो वो बढ़ा दी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं ये एनर्जी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा जो हो रही है इसको ज़रा मिनिमाइज किया जाए। तो if a plant uses more energy than its competitors, its product could be priced out of the marketplace। तो ये सारी अब फिर इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस उस पर बात आ गई। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए as an engineer designing a process, one of your principal jobs would be to account carefully for the energy that flows into and out of each process unit। अब ये ज़रूरी है। अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, मैस बैलेंसेस के, मैस कमिंग इनटू द सिस्टम, मैस कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, उस पर आप बैलेंस लगाना होपफुली सीख चुके हैं किसी भी प्रोसेस पे, किसी भी प्रोसेस यूनिट पे, और फिर एक एक यूनिट पे लगा के होल आपके सिस्टम पे अगर 2-3 यूनिट्स ज्वाइन भी होता। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट। सो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एनर्जी कितनी है किसी भी प्रोसेस में, उसको मिनिमाइज करना है आपने। ज़ाहिर कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमाइज करेंगे। ये ऐसी है जैसे आप किसी मुल्क में मरदमशुमारी जब करवाते हैं तभी तो आपको पता चलता है कि भाई कितने लोग हैं जिनके लिए हमने खुराक प्रोवाइड करनी है, जिनके लिए हमने क्लोथिंग प्रोवाइड करनी है, जिनकी हमने नीड्स पे एक्शन लेना है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि आप
एनर्जी बैलेंस लगाएं, तभी आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोसेस प्लांट पता चलेगी, और फिर आप स्टेप्स टेक कर सकते हैं टू मिनिमाइज द एनर्जी। तो मिनिमाइज करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपकी जो, अब जैसे पाक अरब है या कोई और वो है, वो गैस पे चल रही है। अब आप गैस जो है वो आपकी कम हो जाती है, या जिस तरह की कोई क्राइसिस वगैरह आ रहा हो, तो फिर क्या करेंगे? तो एक ऑप्टिमम जो कंडीशंस हैं, ऑप्टिमम पैरामीटर्स, उन पे आपने अपने प्रोसेस प्लान को चलाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पूरे प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट का पता हो। उसके बाद बिट बाय बिट आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 किलोवाट आपके पावर रिक्वायर्ड है किसी पंप को चलाने के लिए, अगर तो अब आप उसको कम करेंगे, उसके लिए अल्टरनेटिव सोचेंगे। तो फिर पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इनिशियली कितनी किलोवाट का पंप लगा हुआ है, इनिशियली किसी डिस्टिलेशन कॉलम को चलाने के लिए कितनी किलोवाट की पावर रिक्वायर्ड है। सो दैट इज द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप इन योर एनालिसिस ऑफ द होल प्रोसेस प्लांट। ठीक है, अब देखें आगे कि कौन कौन से इन्होंने टिपिकल प्रॉब्लम्स का वो दिया है। जो देखें PLO2 के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 2 है। तो यानी कि आप एज एन इंजीनियर, ये जो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस रखे हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आना शुरू हो गया, आपको तरीकाकार पता चल गया कि इनको आपने कैसे इवेल्युएट करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एनर्जी बैलेंस करना सीख लिया है। ठीक है, तो वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं? हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप लेट्स से 1250 मीटर क्यूब पर आवर। ये क्या है? फ्लो रेट। तो रिक्वायर्ड टू पंप 1250 मीटर क्यूब पर आवर ऑफ वाटर फ्रॉम अ स्टोरेज वेसल टू अ प्रोसेस यूनिट। अब ये कॉमन चीज है भाई, आपसे कोई पूछे कि यार इंटरव्यू में, वाइवे में, एक केमिकल इंजीनियर आप बन रहे हैं, तो कोई भी एक स्टोरेज वैसे बहुत बड़ा एक टैंक है, उससे मैंने पानी को पंप करना है 1250, उसमें जो फ्लो रेट है पानी का वो है 1250 मीटर क्यूब पर आवर। अब इसको मैंने पंप करना है एक और जगह पर, प्रोसेस यूनिट कहीं भी लगा हुआ है। अब उसके लिए मुझे पंप लगाना पड़ेगा, जाहिर है। अब वो जो पंप है स्टोरेज वेसल का बता दिया है और फ्लो रेट बता दिया है, कितनी हॉर्स पावर का मुझे पंप लगाना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है which a chemical engineer should be able to answer। और जब आप ये पढ़ेंगे, ये कोर्स कर लेंगे, तो फिर इसके बाद you should be able to answer that question very effectively कि आपने कौन सा बैलेंस लगाना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है या पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है, उनकी मदद से आपने इसको इवेल्युएट कर लेना है। Number 2, how much energy is required to convert 2000 kilogram of water at 30 degrees C to steam at 180 degrees C। अब ये देखें, ये भी एक बहुत कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक केमिकल इंजीनियर को जिससे फेमिलियरिटी होनी चाहिए। आपके पास अगर 2000 किलोग्राम ऑफ वाटर आपको दे दिया जाए, आपने उसका स्टीम जनरेट करनी है। आप कहेंगे बॉयलर लगा दो, बॉयलर पे स्टीम जनरेट करो, लेकिन मतलब कि आप, ठीक है बॉयलर तो लगा देंगे, चलें बॉयलर लगा रहे हैं, सैचुरेटेड स्टीम डेवलप हो रही है, लेकिन वो जो आप बॉयलर बनाएंगे, लगाएंगे, वो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी इस 2000 किलोग्राम ऑफ वाटर को 30 डिग्री से 80 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जाहिर है ये एक ओपन एंडेड किस्म का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्टीम सैचुरेटेड होगी या सुपर हीटेड होगी। ये जब आपको ज़्यादा नॉलेज आएगी तब आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टीम है वो सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड है। तो सैचुरेटेड के लिए थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, सुपर हीटेड के लिए डिफरेंट, लेकिन फिर भी दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और ये कॉमनली पूछा जा सकते हैं। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, नॉट जस्ट मतलब कि आप सॉरी कर लें या वो करें कि भाई हमें तो नहीं पता। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपको आने चाहिए। Number 3, now we are going from very easy questions to a little bit difficult ones.
हाइड्रोकार्बन मिक्सचर इज डिस्टिल्ड, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोकार्बन मिक्सचर मींस हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह का कोई मिक्सचर है, उसकी डिस्टिलेशन की जा रही है। जैसे आपके पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में इसी तरह के हेप्टेन, हेक्सेन, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ये बहुत सी चीजें होती हैं और उसकी डिस्टिलेशन की जाती है फ्रैक्शनेटिंग टावर में। बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अलग अलग से हम प्योर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको ले लेते हैं। तो ये भी इसी तरह कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन मिक्सचर इज डिस्टिल्ड प्रोड्यूसिंग अ लिक्विड एंड अ वेपर स्ट्रीम। ठीक है, each with a known or calculable flow rate and consumption. ठीक है, the energy input to the distillation column is provided by condensing saturated steam at a pressure of 15 bar. तो वो जो एनर्जी है, अब ज़ाहिर है एनर्जी इसीलिए आएगी क्योंकि आपने बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है, उसके लिए आपको उसको हीट अप करना पड़ेगा। डिस्टिलेशन कॉलम को हीट अप कैसे करेंगे, स्टीम के जरिए करेंगे। स्टीम कैसे आएगी, जाहिर है एनर्जी, स्टीम मींस एनर्जी आप दे रहे हैं। तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय कंडेंसिंग सैचुरेटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 15 bar. At what rate must steam be supplied to process 2000 mole per hour of the feed mixture? ठीक है, ये देखें कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन मिक्सचर का 2000 मोल पर आवर आपको फीड दे दी जाए अगर, कि भाई ये आपके पास 2000 मोल्स पर आवर है, इसमें हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और ब्यूटेन है, इसका मिक्सचर है। अब आपने इसकी डिस्टिलेशन करनी है। ठीक है, डिस्टिलेशन करनी है। अब डिस्टिलेशन पे आपने सैचुरेटेड स्टीम 15 बार की लिमिट है, 15 बार प्रेशर पे आपने देनी है। किस फ्लो रेट से आप देंगे इसको अचीव करने के लिए, तो ये भी हम इसमें करेंगे। ये एनर्जी बैलेंस लगा के ये हमें ये फ्लो रेट भी मालूम हो सकेगा। फिर अब रिएक्टर की एग्जांपल आ जाती है, जो कि इसमें ये अभी 7 चैप्टर है, 9th चैप्टर में इस बुक के केमिकल रिएक्टर्स पे हम बैलेंसेस लगाएंगे। तो अब देखें हाउ मच कोल, आगे नंबर 4, a highly exothermic chemical reaction A converted into B takes place in a continuous reactor. If a 75% conversion of A is to be achieved, at what rate must energy be transferred from the reactor to keep the contents at a constant temperature? अच्छा जी, अब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मींस के हीट इज बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, राइट। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही होती है। सो इफ अ 75% कन्वर्जन ऑफ ए इज टू बी अचीव्ड, ठीक है, एट व्हाट रेट मस्ट एनर्जी बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिएक्टर टू कीप द कंटेंट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए एक कोई होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रिएक्शन का, कि फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रहा है ना, वो कहते हैं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा। अब आपने क्या करना होता है, एक केमिकल इंजीनियर अगर रिएक्टर पे उस पर काम कर रहा है तो उसे वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो मेंटेन कैसे किया जाएगा, अब इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट कॉन्टिन्यूसली लिबरेट हो रही होती है। तो चांसेस क्या हैं कि जैसी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा आपकी हीट लिबरेट होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ के हो सकता है कि 130, 150, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए, लेकिन आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन है वो तो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, जब वो 120 की जगह 150 या 200 पे पहुंच जाएगा तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो डिकम्पोज हो सकते हैं, आपका जो प्रोसेस है वो सफ़र कर सकता है। तो आपने वो 120 पे ही रखना है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। तो उसके लिए आप कुछ और लगाते हैं, जैसे आप कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करवा दें, जैकेट में या कॉइल के थ्रू कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करवाएं। उससे क्या होगा, जाहिर है कूलिंग होगी, आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। अब किस फ्लो रेट पे आपने उस कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करवाना है, ये केमिकल इंजीनियर का काम है, राइट। क्योंकि आपने ऐसा फ्लो रेट रखना है, अगर आप बहुत ही कम फ्लो रेट रख के बस जी कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो रहा है तो शायद वो मेंटेन ना हो, वो 160, 170 पे हो जाए, लेकिन 120 तो अचीव नहीं हो रहा। आप
जो है वो जो कन्वर्जन है वो 75% अचीव ना हो सके और आपने मतलब कि रिएक्टर में जो सिस्टम है वो सारा इसका मतलब है डैमेज कर दिया, आप सही जो प्रोसेस कंडीशंस हैं उनको अचीव नहीं कर पाए। अगर इसका मतलब ये है कि आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while giving the flow rate of the water circulating, cooling water circulating, right? आपने वही ऑप्टिमम फ्लो रेट रखना है जिससे आपका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहे थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। अब वो जो केमिकल रिएक्शन है वो आधे घंटे का भी हो सकता है, वो 2 घंटे का भी हो सकता है, वो 3 घंटे का भी हो सकता है, और बाजू का प्रोसेस प्लांट अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूसली रिएक्टर चलता रहेगा, तो आपने कॉन्टिन्यूसली उसको उसी पे फ्लो रेट पे मेंटेन रखना है। वो कैसे आप मेंटेन रख सकेंगे? आफ्टर यू नो दी एनर्जी बैलेंस, राइट। आगे आ जाता है नंबर 5, हाउ मच कोल मस्ट बी बर्न्ड ईच डे टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू जनरेट द स्टीम टू रन द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू मीट द डेली पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिटी ऑफ 5 लाख पीपल। अब ये देखें किस लेवल पे अब चला गया है कि अब हम शहर के लिए, पूरे एक शहर जिसमें 5 लाख लोग हैं उसके लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, कोल पावर प्लांट लेट से लगाने का सोच रहे हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितना कोल हमें हर दिन बर्न करना पड़ेगा जिससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो कि वो टरबाइन को रन करे, और टरबाइन रन करने के बाद इनफ इलेक्ट्रिसिटी हो कि वो 5 लाख पीपल की जो डेली पावर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। तो अगेन इसके लिए मैसिव कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, लेकिन केमिकल इंजीनियर शुड बी एबल टू अचीव दैट इजीली। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन का पता है, वो पता है, आप ये जो 5 लाख पीपल हैं इनकी डेली जो 24 आवर की रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट, वो निकाल लेंगे और उसके बाद आप कैलकुलेशंस करके निकालेंगे कि कोल कितना रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिसिटी और टरबाइन को रन करने वाली चीज़ आ गई तो सिर्फ मटेरियल बैलेंस से काम नहीं चलेगा, बल्कि एनर्जी बैलेंस भी आपको साथ साथ लगाना पड़ेगा। इसी तरह और ज़्यादा मुश्किल आगे आ जाता है कि एक पूरा प्रोसेस प्लांट है। अ केमिकल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 रिएक्टर्स, 25 pumps and a number of compressors, distillation columns, mixing tanks, evaporators, filter presses and other materials handling and separation units. Each individual unit either requires or releases energy. तो होता यही है, जैसे पाकरब की एक मिसाल लेने कि आपके पास बहुत से रिएक्टर्स हैं पावर प्लांट में, पंप्स लगे हुए हैं, कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, डिस्टिलेशन कॉलम है, इवेपोरेटर हैं। हर यूनिट को ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, हर यूनिट कोई ना कोई एनर्जी गेन कर रहा होगा या रिलीज कर रहा होगा। तो हाउ कैन द प्रोसेस ऑपरेशन बी डिजाइंड टू मिनिमाइज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट? ये एक आइडियल, ये एक आप समझ लें कि आखिरी गोल है, अल्टीमेट गोल है ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोसेस, के हमने ऑप्टिमम डिजाइन करना है कि आपकी कम से कम एनर्जी लगे उसमें, क्योंकि एनर्जी मींस मनी, एनर्जी मींस मनी। जितनी ज्यादा आप एनर्जी लगाएंगे, ये सारी जो यूटिलिटीज हैं, आप स्टीम अगर दे के एनर्जी दे रहे हैं उसको, या फायर ट्यूब बॉयलर है, कहीं भी आप कोई चीज़ बर्न कर रहे हैं या इस तरह के, तो आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी यूटिलिटी कॉस्ट में आ रही है। ये सारी चीज़ें कॉस्ट में, अगर कोई आप ऐसे यूनिट लगा रहे हैं जिसके ज़रिए आप एनर्जी दे रहे हैं, वो कॉस्ट में आ रहा है आपका। तो अल्टीमेटली यू हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, यू हैव टू मेक योर प्रोसेस फिजिबल, यू हैव टू मेक योर प्रोसेस इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है। यू हैव टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। तो उसके लिए आपने एनर्जी बैलेंस पहला स्टेप है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फाइनली, व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस एज इट इज फाइनली डिजाइन्ड and how much will it cost to provide this energy? Simple two questions कि आपने पूरा एक प्रोसेस प्लांट डिजाइन किया है तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, कितनी किलोवाट, मेगावाट वगैरह एनर्जी चाहिए उस पूरे प्रोसेस को, और उसके मुताबिक कितनी कॉस्ट आएगी आपके पूरे प्रोसेस में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरेस्टिंग आपके जहन में होने चाहिए। और आफ्टर इट इज़ ऑल सेड एंड डन, आपकी जो ये CPP2 की क्लासेस है, आफ्टर
it is all said and done, you should be able to answer these questions. कम से कम आप गौर करें शुरू में जाके चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट पेज पे कि हाँ यार अब मैं पढ़ चुका हूँ, अब क्या मैं इन सवालों के जवाब देने के लायक हुआ हूँ, कुछ मेरी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बढ़ी है इनको समझने में, इनको आंसर करने में या नहीं। तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बयान किए हुए, ये खैर इनको हम नहीं करेंगे। ये इन्होंने कहा है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी टर्मिनोलॉजीज वगैरह इस चैप्टर के एंड में स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, स्टूडेंट को हम बताने की कोशिश करेंगे। ये जैसे जैसे आएंगी आई विल एक्सप्लेन देम। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी हैं। नंबर 1 वी हैव द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो दोनों होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की भी वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से। आपको पता है जो अर्थ है वो इट इज ऑल्सो मूविंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट्स ऑल्सो इट्स ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग द ऑर्बिट, यानी कि वो ट्रांसलेशनल एक तरह की वो भी स्पीड है उसकी और वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है, यानी कि उसकी रोटेशनल मोशन भी है। लेकिन यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि जो आपकी स्पीड है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो हमसे वो चीज देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, उस पर फोकस करेंगे, नॉट द एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी, राइट। फिर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइप्स की होती है। इट इज ड्यू टू द पोजिशन या इट इज ड्यू टू द हाइट ऑफ अ सिस्टम इन अ पोटेंशियल फील्ड। अब वो पोटेंशियल फील्ड ग्रेविटेशनल भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है। तो हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में होगी। फिर आ जाती है इंटरनल एनर्जी, राइट। Internal energy, all energy possessed by a system other than the kinetic and potential energies, such as energy due to the motion of molecules relative to the center of mass of the system, to the rotational and vibrational motion and the electromagnetic interactions of the molecules. तो basically ये जो हायर सब्सटेंस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, तो वो जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है उनकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और बेसिकली यहाँ पे वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया इंटरनल एनर्जी। अब आप कह सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी भी तो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है, दैट इज राइट। लेकिन इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन नहीं किया वो ये है कि इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर या फेज डिफरेंस की वजह से। फेज डिफरेंस में ये होता है कि टेम्परेचर तो सेम रहता है लेकिन जब फेज चेंज होता है तब भी आपके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी जनरेट होती है सिस्टम में। इसी तरह आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो उनकी मोशन होती है एंड ड्यू टू दैट देयर इज सम इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम। सो दिस इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर और फेज चेंज। अच्छा, अब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, ये फेज चेंज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ देखें, अब ये आप आगे जाके इसको वैसे भी पढ़ेंगे। देखें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हीट होती हैं, एक होती है सेंसिबल हीट, दूसरी होती है लेटेंट हीट, जो आप पढ़ चुके हैं। सेंसिबल हीट सेंस से, यानी कि वो वर्ड देखिए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सेंसिबल, तो वो जो महसूस की जा सके। अब वो आपकी विजिबल होती है, जैसे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट, राइट, क्योंकि वो सेंस की जा सकती है। 25 से 75 वो पता चल रहा होता है। आपका अगर बॉडी टेम्परेचर, इंसान का भी बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपका 101 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो आप सेंस कर सकते हैं थर्मामीटर के जरिए या वैसे हाथ लगा के पता चल जाता है कि बुखार हो रहा है और इस तरह, तो दैट इज सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट दूसरी होती है। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है मख्फी, छुपी हुई। वो छुपी हुई इसीलिए है क्योंकि वो सेंस नहीं की जा सकती, वो आपके फेस चेंज में इन्वॉल्व होती है। यानी कि जब भी एक लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो
अपनी जो एनर्जी है उसको दे के कन्वर्ट होगा। अगर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी लेके उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये जो लेटेंट हीट है दैट, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, जैसे एक कॉमन मिसाल दी जाती है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब वाटर बॉयल होता है तो उसकी जो वेपर्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वाटर, द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब वो जो वेपर्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो उस लिक्विड वाटर से कहीं ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। क्योंकि वो जो वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने का जो फेज है ना, फेज चेंज है, वो जो मरहला है, उसमें भी बहुत सी एनर्जी वो वेपर्स लेके निकलते हैं। वो उस लिक्विड में से वेपर्स बहुत सी एनर्जी लेके निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब देखिए, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, बार बार आप ये पढ़ते होंगे शायद एफएससी वगैरह में भी। वो क्यों होता है? क्योंकि हमेशा वो जो वेपर्स हैं वो कुछ एनर्जी लेके निकलते हैं, और फिर आपकी जो बॉडी है उसको यू विल फील कूलनेस, बिकॉज वो एनर्जी लेके निकले हैं, ज़ाहिर है हीट लेके निकले हैं। तो जो आपके पास जब भी फेज चेंज होगी तो देयर इज अ हीट इन्वॉल्व। इसी तरह वो वेपर अगर वापस लिक्विड में आ रहे हैं तो वो फिर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं लेके, और लिक्विड में वापस आएंगे दे के, राइट। सो हीट जो है वो दोनों उसमें इन्वॉल्व है, टेम्परेचर विजिबल यानी कि सेंसिबल हीट, और मख्फी छुपी हुई यानी कि लेटेंट हीट। अच्छा, आप आगे देखें, सपोज ए प्रोसेस सिस्टम इज क्लोज्ड, मीनिंग दैट नो मास इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज व्हाइल द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। क्लोज सिस्टम है, जैसे कोई टरबाइन है या वो क्लोज्ड है, कोई भी चैम्बर है वो क्लोज्ड है। तो एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सच अ प्रोसेस एंड इट्स सराउंडिंग्स इन टू वेज। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के अलावा भी दो और तरीके हैं जिनसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। नंबर वन, heat that flows as a result of temperature difference between a system and its surroundings. The direction of flow is always from a higher temperature to a lower one. अच्छा, अब ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि हीट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये इस बुक का नोमेनक्लेचर है कि जब भी आपके सिस्टम में हीट आएगी तो उसको हम पॉजिटिव देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर से हीट आ रही है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर हाई है, सिस्टम का टेम्परेचर लो है, हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स टू द सिस्टम, तो हम उस हीट को पॉजिटिव लेंगे, यानी कि पॉजिटिव लेट्स से 10 किलो जूल, पॉजिटिव 20 किलो जूल, पॉजिटिव 30 किलो जूल। नेगेटिव कब लेंगे? अगर हमारे सिस्टम से बाहर जा रही होगी, सिस्टम हमारी हॉट है, हायर टेम्परेचर पे, और जो सराउंडिंग्स है वो लोअर टेम्परेचर पे, तो जब सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाएगी तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, यानी कि नेगेटिव 10 किलो जूल, नेगेटिव 20 किलो जूल। अच्छा, ये क्यों है? ये क्या रट्टा मारने की जरूरत है या वो असल में ये है कि ये बुक में इन्होंने किया है। किसी और बुक में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि इसके ऑपोजिट हो। वर्क में भी और हीट में भी, वर्क में भी आगे यही आएगा जो उन्होंने जो वो लोग बुक वाले एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ना ये बुक के ऑथर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसके मुताबिक नोमेनक्लेचर सेट करते हैं। अब आप उसको एज इट इज फॉलो कर लेते हैं, आप तो उस पर ज़्यादा गौर ही नहीं करते। तो लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक इस तरह को क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, और आप अपनी एक थिंकिंग है कि आप कहते हैं नहीं जी, जो सिस्टम से सराउंडिंग्स में बाहर जाती है हीट उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, और जो सिस्टम में आती है उसको नेगेटिव ले लूंगा, मेरी मर्जी। क्योंकि कुछ बुक में ऐसे भी है, उसको फिर वो इन्होंने ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया है कि हमने क्यों ये नोमेनक्लेचर यूज किया। तो आप उसको मेंशन करें, आप उसको मेंशन कर दें अगर कि नाउ द हीट ट्रेवलिंग फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो आप फिर वो करते हैं, तो आपका जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो उसको गलत नहीं कर सकता। भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने वाकई दुनिया में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चल रहा, तो आपने उसको फॉलो कर लिया, डजंट मैटर। आंसर वही नहीं आएगा जो इस बुक में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आ जाएगा। तो लेकिन आपकी बात सही है। हाँ, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर एग्जामिनर काट सकता है चीज कि आपने कैसे ये लिखा।
अच्छा, अब ये एक और चीज समझने वाली है कि ये आगे जाके हीट ट्रांसफर में तो खैर आप बहुत डिटेल में चीजें पढ़ेंगे कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर वन। तो एक जो केमिकल इंजीनियर है या वैसे ही बल्कि जो इंजीनियर है उसको हमेशा जो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए वो साइंटिफिक करनी चाहिए। जैसे हम कह देते हैं कि जो सर्दी है, मतलब कि कमरे में अगर गर्मी हो रही है, दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर काफ़ी सर्दी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि भाई सर्दी अंदर आ गई है। अब वो हालांकि सर्दी तो अंदर कभी नहीं आती, एक्चुअली हीट बाहर जाती है। आपके आपके रूम की जो हीट है वो बाहर जाती है, बिकॉज हीट ऑलवेज विल ट्रेवल फ्रॉम द हायर टेम्परेचर जोन टू अ लोअर टेम्परेचर जोन। आपके रूम में टेम्परेचर ज्यादा था, आपने दरवाजा खोला, बाहर सर्दी थी, आपकी हीट बाहर गई है, वो सर्दी बाहर से अंदर नहीं आई, राइट। इसी तरह कंबल के अंदर आपकी हीट है, कंबल से बाहर आप की सर्दी है, वो हीट बाहर जाएगी। सो इट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये साइंटिफिकली आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। फिर नंबर 2 है वर्क। As work or energy that flows in response to any driving force other than a temperature difference, such as a force, a torque, or a voltage। ठीक है, जैसे कि एक सिलेंडर में गैस है, वो पिस्टन की वजह से एक्सपैंड कर जाता है। एक्सक्यूज मी ठीक सर, है, जी जी बताएं। सॉरी सर डिस्टरबेंस के लिए। सर वो क्लास ज्वाइनिंग के लिए स्टूडेंट्स कह रहे थे कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। हाँ जी, वो कर लिया है, अभी एक दो आए चेंज हो गया। थैंक यू सर। ओके, अच्छा जी। तो वर्क वर्क की टू बेसिक टाइप्स हैं, एक होता है फ्लो वर्क और दूसरा होता है शाफ्ट वर्क। तो आगे जाके हम इसमें देखते हैं कि फ्लो वर्क और शाफ्ट वर्क क्या फर्क है। जी, फ्लो वर्क और शाफ्ट वर्क। तो शाफ्ट वर्क क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन बाय प्रोसेस फ्लूइड ऑन अ मूविंग पार्ट विद इन द सिस्टम। और फ्लो वर्क होता है रेट ऑफ वर्क डन बाय द फ्लूइड एट द सिस्टम आउटलेट माइनस द रेट ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द सिस्टम इनलेट। तो बेसिकली जो पीवी है वो होता है आपका फ्लो वर्क, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब प्रेशर के अगर यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसे यहाँ पे मेंशन है, और वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के। तो इन दोनों के क्या यूनिट बनेंगे? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर क्या होता है? जाउल। सो जाउल पर सेकंड इज द एनर्जी यूनिट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो ये फ्लो वर्क है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड फ्लो वर्क। सो फ्लो वर्क आप इजीली निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो यहां से फ्लो वर्क निकल आता है। शाफ्ट वर्क सिर्फ तब होगा जब आपके पास सिस्टम के अंदर कोई मूविंग पार्ट होगा। जैसे पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी की लैब आप कर चुके हैं, नहीं बल्कि करेंगे, लेकिन आप देख चुके हैं किसी कोई अगर लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सर है, सॉरी, कोई ब्लेंडर है घर में आपके होंगे जिसमें आप जूस बनाते होंगे, ब्लेंडिंग आप करते होंगे, तो अगर कोई एजिटेटर अंदर मौजूद है, कोई क्रैंक शाफ्ट अंदर मौजूद है, कोई ब्लेड्स अंदर मौजूद हैं, कोई भी मूविंग पार्ट अगर मौजूद है, तो वो जो वर्क कर रहा है दैट इज कॉल्ड शाफ्ट वर्क। तो इसकी ये दो types हैं वर्क की, the flow work and shaft work. Flow work can easily be calculated by taking the product of pressure and volumetric flow rate, while shaft work will only be available when there is a moving part in the system. अच्छा, अब इसमें इन्होंने देखें अगेन जस्ट लाइक हीट इन्होंने लिखा हुआ है in this text work is defined as positive when it is done by the system on the surroundings. Work will be positive when it is done by the system on the surroundings. और उन्होंने आगे मेंशन भी कर दिया था opposite sign convention is sometimes used. The choices are arbitrary as long as it is used continuously. यानी कि ये आपकी अपनी चॉइस है, जरूरी नहीं है कि एक ही वो, लेकिन हर बुक वाले जो ऑथर्स हैं उनकी इंक्लिनेशन जिस तरफ होती है वो उसी के मुताबिक इसको चूज कर लेते हैं। तो अब ऑपोजिट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में ये है आगे जाके जब आपका हमेशा कहीं वर्क पॉजिटिव आ रहा होगा, कहीं नेगेटिव आ रहा होगा, तो ये उसकी रीजन है कि
जब भी वर्क डन होगा सिस्टम का बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स तो वो पॉजिटिव आएगा, जब सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगी तब हम वर्क को नेगेटिव लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, राइट। दीज 5 टर्म्स मेक अप योर कंप्लीट एनर्जी बैलेंस। तो ये हम अब देखते हैं कि आपका जो कंप्लीट एनर्जी बैलेंस है वो क्या है फॉर क्लोज्ड सिस्टम। So for a closed system, the complete energy balance is given by this equation 7.3-4, which is this. Del U क्या है? The change in the internal energy of the system, the final internal energy and the initial internal energy. Del EK, the change in the kinetic energy within the system, the final kinetic energy minus the initial kinetic energy of the system. जाहिर है सिस्टम के शुरू में at time is equal to 0 कोई kinetic energy होगी या 0 होगी या कुछ भी, final after some movement has taken place, क्योंकि we will only be talking about the translational motion. तो क्या होता है 1/2 mv², तो कोई mass हो और कुछ वेलोसिटी हो तब आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर उसने कोई अप एंड डाउन मोशन की है सिस्टम ने तो फिर ये भी वैलिड हो जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड देन इक्वल्स टू क्यू द हीट रिलीज्ड, अगर एडियाबैटिक सिस्टम है तो वो 0 हो जाएगा, माइनस W यानी कि वर्क डन। अब इसमें इन्होंने एक एक करके मालूम बताया है कि ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास एनर्जी प्रॉब्लम आएगा जिसमें हमने एनर्जी बैलेंस लगाना होगा, हम ये फौरन से इक्वेशन लिख देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ क्लोज सिस्टम राइट नाउ। हमने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि उस सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस सिस्टम में क्या उस सिस्टम में कोई वेलोसिटी है, क्या उस सिस्टम में कोई अप एंड डाउन मोशन है, क्या वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्या उसमें कोई मूविंग पार्ट है या नहीं है, क्या उसमें कोई टेम्परेचर चेंज या फेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके मुताबिक हमारी ये जो इक्वेशन है उसमें जो टर्म्स हैं वो कैंसल हो जाएंगी या स्टे करेंगी। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ बता दी है कि जो 4 पॉइंट्स हैं कि अगर आपके जहन में हों तो यू कैन सॉल्व एनी एनर्जी बैलेंस प्रॉब्लम ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में बस थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपका कोई भी क्लोज सिस्टम हो ना तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने उसके रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो बुक में वही था तो वही हमें आता है, नहीं। अगर ये आपने 4 पॉइंट्स याद कर लिए तो यू कैन अप्लाई एनर्जी बैलेंस ऑन एनी क्लोज सिस्टम विच इज़ गिवन टू यू। उसमें क्या है, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी देखते हैं। The internal energy of system depends almost entirely on the chemical composition, state of aggregation and temperature of the system materials. अच्छा, अब क्या important चीज़ है ये italics में, if no temperature changes यानी कि system throughout एक ही temperature पे, if there are no phase changes, क्योंकि phase change होगा तब भी internal energy involve हो जाएगी, or chemical reactions occur in a closed system, and if pressure changes are less than a few atmospheres, then del U is approximately equal to 0. तो इसकी आप समझ लें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई जो क्लोज सिस्टम है उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में आप कहते हैं कि भाई आधे घंटे में हमने ऑब्जर्व किया है इनिशियली भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इनिशियली भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, फाइनली भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि कोई फेज चेंज नहीं हो रहा। इनिशियली भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हुआ थ्रू आउट द 30 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे डेल यू जो है वो 0 होगी। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फेस चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, तो आप डेल यू को 0 नहीं ले सकते, फिर आपको डेल यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
राइट। सेकंड आ जाते हैं, इफ अ सिस्टम इज नॉट एक्सेलरेटिंग देन डेल ई के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली जीरो कब होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी। अगर कोई मूवमेंट ही नहीं है, मैस तो होगा, कोई मैसलेस बॉडी तो नहीं होती, लेकिन जो वेलोसिटी है वो भी तो जरूरी है। तो अगर इफ द सिस्टम इज स्टेशनरी then kinetic energy is equal to zero. If it is not, then it is not, and we will have to calculate the kinetic energy. इसी तरह potential energy, if a system is not rising or falling, then potential energy is equal to zero. तो ये that is not very hard to comprehend, कि जाहिर है potential energy is related to the action against the gravitational force. तो अगर कोई भी अप एंड डाउन मोशन नहीं है तो इसका मतलब है आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर है तो फिर आप उसको कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द फार्मूला mgh। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स आर एट द सेम टेम्परेचर और द सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटेड देन q इज इक्वल टू जीरो, द प्रोसेस इज देन टर्म्ड एडियाबैटिक। अब बाज़ औक़ात ये हो सकता है सिस्टम स्टेट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसी में वो लिखते हैं कि वी हैव एन एडियाबैटिक सिस्टम। तो एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब ये है कि नो हीट इज एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। तो वहीं पे ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि आपका जो प्रोसेस है वहाँ पे Q इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, Q इज इक्वल टू जीरो है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर सिस्टम एडियाबैटिक नहीं है तो कहीं ना कहीं Q जो है वो इन्वॉल्व होगी, उसको फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह वर्क डन के बारे में मैंने कहा कि अगर मूविंग पार्ट नहीं है आपके सिस्टम में कोई भी तो शाफ्ट वर्क नहीं होगा। फ्लो वर्क आपका कब नहीं होगा कि देखें उन्होंने लिखा है इफ देयर आर नो मूविंग पार्ट्स एट द सिस्टम बाउंड्री देन W इज इक्वल टू जीरो। और इसी तरह आपका जो फ्लो वर्क है वो तब नहीं होगा जब अगेन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कोई ना हो, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तभी होगा जब आपके पास वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली फ्लो वर्क विल ओनली बी देयर इफ देयर इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होने के बावजूद भी हो सकता है कि फ्लो वर्क ना हो। उसकी वजह क्या है कि अगर प्रेशर इनपुट का और आउटपुट का सेम हो तो आपके पास वर्क डन अगेन नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप जैसे जैसे हम आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन अगर ये 4 पॉइंट्स आपने याद कर लिए, आपके जहन में बैठ गए हैं, तो फिर आप किसी भी आपने क्या करना है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है फ़ौरन से ये इक्वेशन लिखें और फिर इसमें एक एक करके चेक करें कि आपकी जो सिस्टम कंडीशंस हैं वो क्या हैं। हो सकता है कि आपके जो पेपर्स हैं उनमें एज इट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना आए, बल्कि हो नहीं सकता ऐसी होगा क्योंकि आपकी मेमोरी का इम्तहान ताकि ना हो कि भाई एज इट इज़ आपको अगर वही क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो आपने क्या करना है, बस वो बगैर अपना दिमाग यूज़ किए आपने जो रट्टा मारा होगा बिल्कुल वो डिटो आप लिख के आ जाएंगे, उसमें वही आंसर निकाल लेंगे सब कुछ। तो ये तो मेमोरी का इम्तहान हुआ है। ये लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि रिमेम्बरिंग। आपने एक रट्टा मारा, चीज़ें लिख दी, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, आपने अप्लाई फिर करना है या नहीं करना उसको। तो अप्लाइंग लेवल या एनालिसिस लेवल को देखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ ट्विक किया जाए, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाई जाए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ताकि आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आप थिंक करके उसमें फिर आंसर लिखें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी भाई, आप ये वर्क डन वाला 4th पॉइंट थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, वर्क डन में जैसे कि आपको मैंने उन दोनों को एक्सप्लेन किया था ना कि देयर इज अ शाफ्ट वर्क एंड देयर इज अ फ्लो वर्क। ठीक है, शाफ्ट वर्क तो बड़ा क्लियर है कि अगर आपके पास कोई भी मूविंग पार्ट होगा सिस्टम में, जैसे पिस्टन है, जैसे जैसे ब्लेड्स हैं, जैसे ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन होते हैं, कोई एजिटेटर लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट है, तभी आपका शाफ्ट वर्क आएगा, वरना शाफ्ट वर्क जीरो होगा। ठीक है, फ्लो वर्क तब आएगा जब आपके पास प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, क्योंकि फ्लो वर्क क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट द आउटपुट माइनस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट द इनपुट। तो अगर ये चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं आउटपुट और इनपुट में, तो इसका मतलब है कि फ्लो वर्क एग्जिस्ट करेगा। अगर चेंज ही नहीं हो रही तो फ्लो वर्क भी आपका जीरो होगा, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड या मीटर क्यूब पर आवर, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी
एंड एरिया। अब एरिया जो है, एरिया भी चेंज हो सकता है, नो डाउट। अब हो सकता है कि आपके सिस्टम के इनपुट पे जो पाइप हो वो नैरो डायमीटर का हो, सिस्टम के आउटपुट के पे जो पाइप हो वो लार्जर डायमीटर का हो, तो वहां पे एरिया चेंज हो गया। एरिया चेंज हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज हो गया, वर्क डन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम पाइप है, यानी कि एरिया भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, ये तीनों अगर चीजें सेम है, एरिया, वेलोसिटी और प्रेशर, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लो वर्क जो है ना वो भी पूरे सिस्टम का डेल डब्ल्यू जो है वो जीरो, राइट। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको ना 5 मिनट्स के बाद ज़रा इसमें देखते हैं कि एनर्जी बैलेंस ऑन अ क्लोज सिस्टम, बल्कि आफ्टर 2 और 3 मिनट्स आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर और फिर हम इसमें देखते हैं आफ्टर 2 और 3 मिनट्स के ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एनर्जी बैलेंस ऑन अ क्लोज सिस्टम। ओके, वेलकम बैक। Let's do the example 7.3-1. How to apply energy balance on a closed system. A gas is contained in a cylinder fitted with a movable piston. Right? तो जैसे आपने कोई भी सिलेंडर देखा हुआ, उसके ऊपर सिलेंडर लगा हुआ होता है। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोरोना वायरस आप मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनका आपने वैसे भी बहुत से ऑब्जर्व किए होंगे, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द केस। तो वहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, राइट, उसमें ऑक्सीजन हमने फिल किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, द इनिशियल गैस टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। The cylinder is placed in boiling water with the piston held in a fixed position. Heat in the amount of 2 kilocalories is transferred to the gas, which equilibrates at 100 degrees C and a higher pressure. The piston is then released and the gas does 100 joules of work. जैसे ये होता जूल है लेकिन हम कॉमनली इसको जूल ही पढ़ते हैं। Does 100 joules of work in moving the piston to its new equilibrium position. The final gas temperature is 100 degrees C. ठीक है, अब ये पूरा सिनारियो है इसमें कि हमारे पास सिलेंडर था, उसका इनिशियल गैस टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको सिलेंडर को उठा के हमने बॉइलिंग वाटर में रख दिया। ज़ाहिर टेम्परेचर चेंज हुआ उसका हीट जो है वो 2 किलो कैलोरीज गैस में ट्रांसफर हुई, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। अब पिस्टन जो है वो रिलीज किया, यानी कि पिस्टन जो है अब उसको हमने गैस को ट्रांसफर किया फ्रॉम द सिलेंडर टू सम अदर प्लेस, और उसने गैस ने 100 जॉल्स ऑफ वर्क किया इन मूविंग द पिस्टन टू इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब फाइनल गैस टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका था, ठीक है। ये तो हमारे पहली स्टेज में हो गया था। अब write the energy balance equation for each of the 2 stages of this process, and in each case solve for the unknown energy term in the equation. ठीक है, in solving this problem consider the gas in the cylinder to be the system. अब उन्होंने खुद बता दिया कि वो जो गैस है ना सिलेंडर के अंदर वो आपका सिस्टम है। Neglect the change in potential energy of the gas as the piston moves vertically and assume the gas behaves ideally. Express all energies in joules. तो 2 स्टेजेस हुई हैं। आपके पहला स्टेज क्या है कि आपको जो कि सिलेंडर है उसको उठा के बॉइलिंग वाटर में रखा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। सो इन द फर्स्ट स्टेज वी हैव अ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने खुद कह दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज है, अगर पिस्टन जो वो सेकंड स्टेज में जो ऊपर हुआ है उसको निगलेक्ट कर दें, और काइनेटिक एनर्जी तो वैसी कोई नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये जो एनर्जी इक्वेशन है वो लिखेंगे, डेल यू प्लस डेल ई के प्लस डेल ई पी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब हम ये जो पहला स्टेज है इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यहाँ जीरो हैं और कौन कौन सी टर्म्स स्टे करेंगी, जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी, तो देखें अब इन्होंने लिखा हुआ है डेल यू प्लस डेल ई के प्लस डेल ई पी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। हमने इक्वेशन लिखी, फिर हमने ये देखा कि जाहिर है टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल यू तो होगी, सही है।
अब डेल ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कोई काइनेटिक एनर्जी है कोई, मतलब 102 mv² जिससे हम कैलकुलेट कर सकें? नो। वेलोसिटी कोई नहीं है, वो जो गैस है वो उसके अंदर ही क्लोज सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मूवमेंट, देयर इज नो स्पीड, तो kinetic energy will be zero because the system is stationary. Potential energy वो भी zero होगी, there is no up and down motion, ठीक है, तो इसलिए potential energy will also be equal to zero. Q है heat। अब जाहिर है जब टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चला गया है, तो क्यों क्या होता है कि आपने सिस्टम में सराउंडिंग्स में कितनी हीट दी, या सराउंडिंग से सिस्टम में कितनी हीट आई, तो जब टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली देयर विल बी हीट चेंज। दिस इज नॉट एन एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम में वाहिद होता है व्हेन देयर इज नो हीट एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम, सो देयर विल बी सम हीट चेंज इन्वॉल्व, सो क्यू भी होगा। W जीरो होगा, देयर इज नो मूविंग बाउंड, देयर इज नो मूविंग थिंग, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो वैसे भी पिस्टन इज हेल्ड इन अ स्टेशनरी पोजीशन, पिस्टन अभी रिलीज नहीं हुआ फर्स्ट स्टेज में, सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, सो W विल बी जीरो। दो चीजें रह गई, डेल यू और क्यू, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, डेल यू इज इक्वल टू क्यू। क्यू हमें पहले पता है 2 किलो कैलोरीज है, तो वो हमारे डेल यू के बराबर होगा, सो डेल यू विल बी इक्वल टू 2 किलो कैलोरीज कन्वर्टेड इनटू जाउल्स, वी हैव 8370 जाउल, राइट। सो इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। वी वर लेफ्ट विद ओनली टू टर्म्स में से वन टर्म जो क्यू है वो गिवन थी, तो डेल यू वाज इक्वल टू क्यू और हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं सेकेंड। सो कंक्लूजन देखेंगे, द गैस thus gains 8370 या 8.37 किलो जूल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम 25 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आप देखें लॉजिकल भी है, जाहिर है जो गैस है उसको जब हमने बॉइलिंग वाटर में रखा और उसको 2 किलो कैलोरीज हीट उसको मिली, तो उसने कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी गेन की होगी, और वो है 8.37 किलो जूल। अगर ये 200 होता तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में इनिशियल क्या है 100 पे, फाइनल क्या है अगेन 100 पे, लेकिन फर्क क्या हुआ है कि पिस्टन अपवर्ड्स गया है, यानी कि गैस रिलीज हुई है, ठीक है, गैस रिलीज हुई है, पिस्टन अपवर्ड गया है, इसका मतलब है वर्क डन हुआ है ऑन द सराउंडिंग्स, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। अब अगेन हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि पहले ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर वन बाय वन डिसाइड करेंगे कि कौन सी टर्म जीरो हो जाती हैं, कौन सी टर्म स्टे करती हैं। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेम है, यस 100 ही सेम है, तो इसलिए डेल यू विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्या काइनेटिक एनर्जी है? नो। क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नो। अच्छा, क्यू और डब्ल्यू रह गया हमारे पास, तो क्यू भी होगा और डब्ल्यू भी होगा। ये हो नहीं सकता कि आपके पास, ये एक हिंट है जाहिर है कि 5 टर्म्स में से सिर्फ एक ही टर्म रह जाए, क्योंकि एक टर्म रह गई तो वो तो जीरो के बराबर होगी, अगर एक टर्म भी रह गई तो वो जीरो के बराबर होगी, सो दे विल ऑलवेज बी 2 टर्म्स लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें एक तो क्यू है जो रह गई है और दूसरी डब्ल्यू है। डब्ल्यू बिकॉज वर्क इज बीइंग डन, पिस्टन इज बीइंग रिलीज्ड, तो वर्क इज बीइंग डन, राइट। तो हम लिखेंगे फिर 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 100 जूल्स, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, and the gas does 100 joules of work in moving the piston to its new equilibrium position। देखें तो वर्क उन्होंने खुद ही मेंशन, जैसे पहले स्टेज में उन्होंने हीट मेंशन कर दी थी, इसी तरह सेकंड स्टेज में उन्होंने वर्क मेंशन कर दिया है। सो द वर्क डन इज 100 joules, so W is equal to 100 joules, so we have Q is equal to 100 joules। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमारे पास ये होता, एक मिनट जरा, अगर हमारे पास ये होता कि Q भी यहाँ पे जीरो होती, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो आप देखेंगे W इज इक्वल टू 100 जूल है, तो हम क्या लिखते, 100 इज इक्वल टू जीरो, तो वो तो हो ही नहीं सकता था। So that's why there will always be 2 terms remaining, और यहाँ पे जो work done है basically that is the work being done by the system on the surroundings, and this is also the heat
expressed in the form of heat. So आगे इन्होंने ये mention भी कर दिया, thus an additional 100 joules of heat is transferred to the gas as it expands and re-equilibrates at 100 degree C. तो एडिशनल जो 100 जॉल्स ऑफ हीट है वो इस सिस्टम में ऐड हो रही है जब वो एक्सपैंड कर रहा है, राइट? जी, अब आप पूछें क्वेश्चन। सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे हुई? सर पोटेंशियल में चेंज तो आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है गैस जो है वो एलिवेट कर गया है, वो मूव अप कर गया है। नंबर वन ये है कि इट शुड मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट तो मूव नहीं कर रही वो, द गैस इज विद इन द सिलेंडर, नंबर वन। नंबर टू ये कि उन्होंने खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन ही कर दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी को आप नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि neglect the change in potential energy of the gas as the piston moves vertically, right? जी तो सर। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट में मेंशन ना करता तो फिर हमारे लिए डिलेमा होता, हमें ये फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि उन्होंने हाइट भी नहीं दी हुई थी, डेल जेड या मैस भी नहीं दिया हुआ कि गैस का मैस कितना है, तो इसलिए वो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने खुद ही लिख दिया है कि इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज मी सर। सो तो ये था। जी जी, सर वर्क एट अ टाइम दो टाइप्स का होता है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वर्क किसमें? सर दो चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मूविंग पार्ट भी है। बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन अभी जो है ना, एट दिस मोमेंट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है? अब जी क्लोज सर। सिस्टम में आपने देखा कि इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, जी देयर सर। इज नो इनपुट एंड आउटपुट। जी सर। ओपन सिस्टम में आपके पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कोई अगर चैम्बर है उसमें फ्लो इन हो रहे हैं और फ्लो आउट हो रहे हैं, ठीक है? यस सर। जब आपके पास वो ओपन सिस्टम होगा ना, तब फ्लो वर्क आ जाएगा। फ्लो वर्क तब आएगा जब सिर्फ आपके पास ओपन सिस्टम है, जब आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे, कि जो आउटपुट हो रहा है उसमें आप देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और जो इनपुट है उसमें आप देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इस तरह का अभी तक हमने ये जो आज की एग्जांपल की है वो है क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में देयर इज नो इनपुट एंड आउटपुट, तो देयर इज नो फ्लो वर्क, राइट? सिर्फ जो हो सकता है वो है शाफ्ट वर्क, और यहाँ पे पिस्टन अवेलेबल है तो इसलिए शाफ्ट वर्क है, और जो सेकंड स्टेज में हो भी रहा है ड्यू टू द जी रिलीज सर। ऑफ द पिस्टन, ठीक है? सर मींस के इसमें हम क्लोज्ड में सिर्फ शेफ्ट वर्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो सकता है तो वही होगा। ये भी हो सकता था कि ये जो क्लोज सिस्टम है इसमें ये सिलेंडर ना होता जिसमें पिस्टन ना होता। अगर जी पिस्टन ना सर। हो, फॉर एग्जांपल वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ चैम्बर, सिंपल चैम्बर विद नो पिस्टन, ठीक है? तो जी उसमें सर। फिर शाफ्ट वर्क भी कोई नहीं होगा, जी सर। थैंक यू सर। ठीक है? लेकिन इसमें फ्लो जी वर्क नहीं हो सकता। फ्लो वर्क के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का होना जरूरी है, और जाहिर है क्लोज सिस्टम में कोई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो हो ही नहीं सकता, जी ठीक सर। है? ओके। ओके राइट, सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। तो अच्छी बात है, आप लोग जो भी क्वेश्चन अगर जहन में आ रहा है आप पूछें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द ओपन सिस्टम्स, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ज़ाहिर इंडस्ट्री में भी ओपन सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम पे तो कोई काम नहीं होता, ज़ाहिर प्रोसेस फ्लो कर रहा होता है एनर्जी आपकी आपकी इंडस्ट्री में भी। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट इंथॉल्पी। इंथॉल्पी पे काफ़ी डिस्कशन चलेगी, और बहुत फिर इंपॉर्टेंट चीज़ स्टीम टेबल्स आ जाएंगी। स्टीम टेबल्स अभी तक आपने देखी हैं, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ी हों, या उनकी स्टीम टेबल्स को देखा हो आपने, हैं? नो Anyone? सर। नहीं नो देखा सर। अभी? नो सर। ठीक है। तो वो स्टीम टेबल्स का बड़ा एक केमिकल इंजीनियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। आप आगे जाके मतलब कि सैचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, मोस्टली केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जो हीट सप्लाई करती है वो स्टीम ही करती है। तो उसकी जो टेबल है आगे आप देखेंगे इस बुक के एंड में, अगर अभी मैं आपको दिखाऊं।
ये देखें, ये सारी टेबल्स हैं। ये तो खैर आगे जाके जब रिएक्शन आप देखेंगे तब स्टडी करेंगे। ये देखें, ये स्टीम टेबल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम।